सीमा, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस समय ऐसा कौन सा वायरस हिंदुस्तान में आ गया है जो इतना तहलका मचाए हुए है कि यानी हर नाबालिग लड़कियों के साथ में रेप, कभी डॉक्टर के साथ में रेप, तो कभी किसी के साथ में रेप, कभी बांग्लादेश में हंगामा, तो कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिलाने की बात, तो कभी मदरसा यानी कि बच्चों हिंदू के बच्चों को मदरसा में शामिल करने की बात, तो कहीं हिंदुस्तान यानी नेशनल फ्लैग में कलमा यानी कुरान की आयतें लिखी जा रही हैं। तो क्या ये मुस्लिम करना क्या चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान में अपनी ईद मनाना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छी ईद मनाएं, इन सबको मिला लें और हमारी ईद हो जाए? और इससे अच्छी ईद तो हो ही नहीं सकती अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिल जाए। तो ये इनकी क्या साजिश है? ऐसा कौन सा वायरस एंट्री करने वाला है हिंदुस्तान में जो इस तरीके का तहलका मचाया हुआ है? यानी हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं लगातार जिसकी कोई संभावना ही नहीं, यानी दूर दूर तक कयास ही नहीं लगाया जा सकता था कि हिंदुस्तान में लगातार इतने रेप होंगे। निर्भया कांड जो हुआ था 4 साल पहले, उस कांड से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। यानी जो फांसी की सजा दी गई थी तो फांसी की सजा उनके लिए एक नॉर्मल सजा हो गई है कि यानी हमें तो ऐसी कांड करेंगे, ऐसी गलतियां मिलेंगी, उसका केवल यह है कि हम फांसी पे लटका दिए जाएंगे, हमें मुक्ति मिल जाएगी। यानी उनको 1% का भी डर नहीं है। यानी वो जो दर्दनाक मौत जो नाबालिग लड़कियों को दे रहे हैं, नाबालिग लड़कियों के साथ में रेप करना, फिर उनको उनकी हड्डियां तोड़ना गले की, फिर उनकी जांघों में ब्लेड मारना, उनके प्राइवेट पार्ट को डैमेज करना, उसके बाद में उनकी हाथ पैर, उनकी चेस्ट पे घूसों लातों से प्रहार करना, ऐसे तड़पा तड़पा के मारना और उनको सिर्फ और सिर्फ एक फांसी की सजा। यानी ना उनको तड़पना है, ना उनको कोई छटपटाहट, बस फांसी पे लटकाया, 1 सेकंड में वो भगवान को प्यारे हुए। तो इस चीज से वो उनको बिल्कुल भय नहीं है, उनको निर्भया से कोई सबक नहीं मिली है। उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाए और उनको ऐसा ही कोई अपराध का ऐसा कोई कानून ऐसा निकाल के लाया जाए जिससे उनको भी कम से कम आजीवन कारावास के साथ साथ में उनको ऐसा पनिशमेंट दिया जाए ताकि उनको लगे कि हाँ वाकई में ऐसा करने का, दुष्कर्म करने का क्या नतीजा होता। अगर हम किसी को तड़पा तड़पा के मारते हैं तो हमारी मौत मांगे, भीख मांगे मौत की, फिर भी उनको मौत नसीब ना हो, ऐसा दंड दिया जाए ताकि उनको पता लगे। यानी उनकी आंखों में जो डर की पानी था वो मर चुका है, उनके अंदर डर पैदा किया जाए। जो मोदी जी कह रहे हैं कि उनके अंदर डर पैदा, तो डर केवल फांसी से नहीं पैदा हो सकता है। उनको ऐसा डर पैदा किया जाए ताकि वो उनकी रूह कांप जाए कि हम ऐसा कार्य करेंगे, रेप करेंगे तो हमें ऐसी ही सजा, इससे दर्दनाक सजा हमें दी जाएगी। जिस तरीके से अभी वहां पे हो रहा है कि एनसीपीसीआर का जो अभी कानून बनाया है, बिहार में मदरसा स्कूल खोले जा रहे हैं, पाकिस्तानी किताब जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं, हिंदू बच्चों को वहां दाखिला दिया जा रहा है। तो वो करना क्या चाहते हैं? आखिर उनका इंटेंशन क्या है? वहीं पे वो एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो अभी यूपी सरकार ने आदेश जो बनाया है, जो दिया है, वो अच्छा कदम बताया जा रहा है। उसके फैसले के खिलाफ मौलवी क्यों जा रहे हैं? आखिर क्यों वो इसका पालन नहीं कर रहे हैं? और दावा किया गया है कि मदरसा और इस्लामिक जो स्कूल हैं, मजहबी शिक्षा सिखाने का केंद्र बना रहे हैं वो, और उसमें हिंदू बच्चों को शिक्षाएं दी जा रही हैं। शिक्षा अधिकार का हनन किया जा रहा है, शिक्षा अधिकार कानून के दायरे के बाहर जा रहे हैं वो। और ऐसे मदरसों में हिंदू और अन्य गैर मुस्लिम बच्चे जो हैं उनको वहां रखा जा रहा है, उनको वहां दाखिला दिलाया जा रहा है। और ये संवैधानिक कानून यानी संवैधानिक मूल अधिकार
अधिकार का हनन बोला जा रहा है कि ये उसका वायलेशन है। तो मौलवी की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो सरकार के अगेंस्ट में काम करने लगे, यानी वो अपने मदरसाओं में हिंदुओं को भी दाखिला दे रहे हैं, उनको भी मदरसा पढ़ा रहे हैं। तो उनका इंटेंशन आखिर है क्या, वो क्या करना चाहते हैं। वहीं आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 25 से लेकर 28 तक ये कहता है कि शैक्षणिक संस्थाओं में कोई भी ऐसे संस्कार नहीं दिए जाएंगे जिससे उनका वायलेशन हो, यानी कि वहाँ पे अगर कोई स्कूल है या वहाँ है तो वहाँ मंत्र और इस तरीके के वो नहीं पढ़ाया जाएगा। वहाँ कई जाति के बच्चे पढ़ते हैं, तो ये हिंदू मदरसों में हिंदुओं बच्चों का दाखिला होना, ये कौन सा इंटेंशन उनका चल रहा, क्या साजिश चल रही है। और ये साजिश अभी से नहीं चल रही है, ये साजिश जब चुनाव हो गए तो उसके बाद से ये साजिश चल रही है। जब सबसे पहले सदन में ये बोला गया था कि हिंदू जो है वो नफरत नफरत, हिंसा हिंसा, नफरत नफरत की बात करता, अहिंसा, इस तरीके से बातें जो की गई थी, हिंदुओं को गालियां दी गई थी। तो ये इंटेंशन यानी एक छोटा सा डोज दिया गया था कि देखें इसका रिएक्शन क्या होता है। तो ये वायरस अब धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा है, यानी कि बांग्लादेश में हुआ, अमेरिका, चाइना, हर जगह थोड़ी थोड़ी सी बातें होती रहीं, और कभी जातिवाद को लेके, तो कभी उसमें उनका बांग्लादेश में हिंदुओं का आरक्षण को लेके, तो कभी उनके किसी उसका लेके, यानी हर बात का, यानी हिंदुओं को गालियां देना कि नफरत, हिंदू नफरत नफरत, हिंसा हिंसा करता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों को लेके ये देखा गया कि इसका रिएक्शन कितना होता है। जैसे कोई डोज दी जाती है तो देखते हैं कि ये बॉडी में कैसा रिएक्शन करेगी, फिर उसके बाद उसको बढ़ाया जाता है। तो वैसे ही है कि इसको डोज की तरह बढ़ाया जा रहा है। सदन में सबसे पहले ये बातें रखी गई, सदन में जब उसका रिएक्शन देख लिया गया क्या है, फिर वो बांग्लादेश में हुआ, फिर वो अयोध्या में हुआ, फिर कन्नौज में हुआ, उसके बाद में फिर अब ये कोलकाता में हुआ। यानी एक बात को इतना बढ़ा के ऐसा हंगामा हो रहा है, ऐसा तख्ता पलट हो रहा है कि पीएम तक का उनमें सेफ नहीं रह गए हैं, तो और आगे क्या होगा। ऐसी बातें कही जा रही कि हिंदुस्तान में बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिला दिया जाए ताकि उनकी ईद अच्छे से मन जाए। उसके बाद बांग्लादेश में, अभी बिहार में हिंदू मदरसा खोले जा रहे हैं, हिंदू बच्चों को दी जा रही हैं शिक्षाएं। उसके बाद नेशनल एंथम में वहाँ पे कलमा लिखा जा रहा है, उसमें आयतें लिखी जा रही हैं, कुरान की आयतें लिखी जा रही हैं। तो वो क्या करना चाहते हैं, उनके माइंड में क्या मनसा है। वहीं कोलकाता में ऐसे दो हाई प्रोफाइल शख्स कौन है, कौन ऐसा किरदार निभा रहा है कि वो अपने को कभी अनसाउंड माइंड बताते, कभी ये कह दिया जा रहा है कि वो दिमाग उनका खराब होगा। वहीं विधायक जो वहाँ के टीएमसी के हैं लोग, वो भी वहाँ पे कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, वो भी झटके पे झटके दे रहे हैं। तो ये सब होने के बावजूद वहाँ पे इतने हजारों लोग वहाँ कैसे घुस गए, कैसे तोड़फोड़ मचा दी, किस तरीके से उन्होंने ऐसा किया। तो सेमिनार हॉल में माइंड डाइवर्ट करने, जहाँ पे वहाँ पे लैपटॉप मिला, मोबाइल मिला, बेड मिला, कम्बल मिला, लड़की की बॉडी मिली, तो वहाँ से माइंड डाइवर्ट, वहाँ क्यों नहीं तोड़फोड़ की गई। तो इसका मतलब वहाँ कोई एविडेंस था ही नहीं, वो तो एविडेंस बनाने के लिए वहाँ पे डाला गया, और उसके बाद में जो मेन एविडेंस था उसमें इतने हजारों लोग घुस के उसमें तोड़फोड़ करके उसको मिटा दिया, लोहे के चैनल को तोड़कर। वहीं पे अब दो जो शख्स हैं जो हाई प्रोफाइल वाले, संदीप घोष, और प्लस जो है दूसरा है उसमें संजय रॉय, तो ये दोनों जो किरदार निभा रहे हैं, जो शख्स जो सबसे मेन बताए गए हैं, तो वो ऐसे प्रिंसिपल को वहाँ के जो सरकार थी उन्होंने उनको कैसे जॉब दे दिया। उनके जब ऐसे थे, उनकी क्वालिटियाँ ऐसी थी, तो उनको क्यों रखा गया कॉलेज में, उनको निकाला क्यों नहीं गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई साजिशें पहले से ही चल रही, हर पार्टी की अपनी अपनी चल रही थी कि ऐसा किया जाए और ऐसा होगा तो देश में, हिंदुस्तान में हलचल मचेगी और हिंदुस्तान को जो है हम लोग फतेह कर लेंगे, दारुल सफ़ा बना लिया जाएगा। तो वहीं पे जो संजय रॉय जी हैं वो कह रहे हैं कि मेरा माइंड जो है उनका काम नहीं कर रहा, उनका माइंड जो है वो खराब हो गया। तो
माइंड जो है तो वो भी हम जो आईपीसी का सेक्शन 84 है वहां पे ये कहा गया है कि अनसाउंड माइंड जो होता है वो होता कौन है, यानी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड किसको कहा गया है। अनसाउंड माइंड भी पागल केवल एक ही तरीके का नहीं पागल होता है, एक होता है मेडिकल इंसैनिटी द्वारा, एक होता है लीगल इंसैनिटी। लीगल इंसैनिटी यानी विधिक रूप से वो पागल घोषित कर दिया गया कि नहीं ये पागल है, लेकिन मेडिकल इंसैनिटी में कोई मिर्गी द्वारा हो जाता है, कभी कोई और किसी बीमारी से हो जाता है, तो वो मेडिकल द्वारा ये घोषित किया जाता है ये किस तरीके का पागल है, यानी वो इडियट है, या फिर वो ल्यूनेटिक है, या फिर वो कंपोज बाय इलनेस है, या फिर वो वन हु इज ड्रंक, यानी ड्रंक द्वारा अगर वो बीमार हो जाता है, अपना आपा खो बैठता है, तो ये है। तो डिसीज ऑफ माइंड जो होता है तो उसमें सेल्फ कंट्रोल उस पर नहीं होता है, यानी उसका माइंड जो है वो डिसीज हो गया है, खराब हो चुका है। तो वहां पे इडियट जो जिसको कहा गया कि इडियट कौन है, तो इडियट 1 से लेके 20 तक वो काउंटिंग नहीं कर सकता, उसको इडियट बोला गया है। वहीं पे जो ल्यूनेटिक है तो वो पागल है, वाकई में उसको पागल घोषित कर दिया गया, उसको किसी चीज का भी ज्ञान नहीं है, चाहे उसके ऊपर मच्छर बैठे, चाहे मक्खी बैठे, चाहे वो कोई भी काटे, चाहे उसको सर्दी होएगी तो वो उसको गर्मी लगेगी, गर्मियों कपड़े पहनेगा, गर्मी होएगी तो वो स्वेटर पहन ले, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो ल्यूनेटिक है। वहीं पे जो कंपोज बाय इलनेस है, यानी कि जो फीवर द्वारा या किसी और बीमारी द्वारा उसको एकदम से अपना आपा खो बैठता है। जैसे लोग कहते हैं कि हमें तो हमारे दादा परदादा दिख रहे हैं, हमें ये, तो लोग कहते हैं ये तो सर्दी में आ गया, यानी उल्टा सीधा वो बोलने लगता है। तो ऐसी बीमारियां, और ड्रंक जिसको जो कभी ड्रंक करता नहीं था उसको ड्रंक पिला दिया गया और ड्रंक द्वारा जो है वो अपना आपा खो बैठा, तो वो भी पागल हो गया। तो ऐसे पागल की 4 कैटेगरी हैं 4 पार्टों में। तो ये जो संजय रॉय हैं ये किस कैटेगरी के पागल हैं, किस कैटेगरी में आते हैं ये? तो ये इस तरीके से ये जो वायरस जो हिंदुस्तान में है घुस आए हैं, या वायरस जो है ये फैला रहे हैं लोगों में, इस तरीके की घटनाएं जो लगातार हो रही हैं, तो इनके लिए कठोर से कठोर कदम उठाए सरकार। यानी एम नॉर्टन रूल जो आईपीसी में इसी में दिया हुआ था, उसमें ये होता है कि किसी चीज को देखकर कि कोई अपना आपा खो बैठता है, उसको पता ही नहीं लगता है वो क्या कर रहा है। यानी किसी को जैसे बैल को रेड कलर से बहुत एलर्जी है, वो रेड कलर देखता है तो वो दौड़ा लेता है, मारने लगता है। तो वैसे ही एम नॉर्टन रूल में कोई भी चीज से, जैसे उसको किसी भी चीज से नफरत थी, उसको लड़की से नफरत हो या किसी और फ्रेंडों से नफरत हो या कोई बात ऐसी कोई कर देता उससे नफरत हो जाती, तो ये भी एक बीमारी होती है जिसको किसी चीज को सुनकर या किसी चीज को देखकर वो अपना आपा खो बैठता है। तो ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं। तो संजय रॉय के अंदर कौन सी बीमारी है, कौन सा जो है इसमें इन कैटेगरी के अंतर्गत आता है जिसमें संजय रॉय को अब कितनी सजा दी जाएंगी, यानी किस हिसाब से उनको पागल वाली सजा दी जाएगी, रेप की सजा दी जाएगी, किस कैटेगरी की उनको सजा दी जाएगी। यानी निर्भया कांड से इन लोगों को किसी को सबक नहीं मिला है। अगर निर्भया कांड से इनको सबक मिला होता तो ये दरिंदगी किसी बच्ची के साथ ना होती, जो कि अयोध्या से शुरू हुई। अयोध्या, फिर कानपुर, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद बंगाल, कोलकाता में, यानी लगातार देहरादून, यानी अब दिल्ली से गई लड़की बस में गैंग रेप उसके साथ किया गया। 55 साल 52 साल के लोग, 70 साल के लोग लड़कियों, नाबालिग लड़कियों से रेप कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है उन लोगों को। तो ऐसे 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 लोग पड़े हुए हैं हिंदुस्तान में जो ऐसे वायरस बन के आ गए हैं, जो ऐसा वायरस फैला रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान को गंदा करने की साजिश में लगे हैं। तो इनको फांसी की सजा ना देके जिस तरीके से ये तड़पा रहे हैं बच्चियों को, उनको छोटी छोटी बच्चियों को गला हड्डियां तोड़ देते हैं, चेस्ट पर लातों घूसों से प्रहार करते हैं, जांघों में ब्लेडों से प्रहार करते, प्राइवेट पार्ट को डैमेज कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को जिस तरीके से ये तड़पा रहे हैं वैसे इनको भी तड़पा कर ही इनकी भी मौत होनी चाहिए, इनको भी सजा मिलनी चाहिए।
यानी इनको भी साधारण केवल फांसी की सजा मिल जाएगी तो इनको पता ही नहीं लगेगा, एहसास ही नहीं होगा कि इन्होंने क्या किया। फांसी पे लटक जाएंगे, भगवान को प्यारे हो जाएंगे, जीवन जो है इनका समाप्त। यानी जीवन संघर्ष किस तरीके से बच्चे या घर वाले या लड़कियां कैसे झेलती हैं। पहले जन्म हुआ माँ के यहाँ, कैसे वो अपना परिवार अपने लोगों को कैसे उसमें रहीं, किस तरीके से उनमें सुख मिला उनको दुख मिला। उसके बाद में भाई बहनों के बीच में रहीं, लेकिन भाई अच्छे में निकले तो ठीक है, नहीं उनका जीवन तो संघर्ष में ही बीत जाता है। फिर शादी हुई, अच्छा परिवार मिल गया तो ठीक है, अच्छा परिवार नहीं मिल गया तो उनकी जिंदगी नर्क। उसके बाद में जब तक माँ बाप होते हैं जब तक तो ठीक है, माँ बाप के होने के बाद कोई भी किसी का नहीं होता, चाहे कोई रिश्ते हों। रक्षाबंधन का दिन था, लेकिन सब जो है हर परिवार एक जैसा नहीं होता है। कोई भाई के लिए रोता है तो कोई बहन के लिए रोता है, लेकिन आज का जो है सब फॉर्मेलिटी है, सारे रिश्ते सारे नाते सब कुछ बिल्कुल है। अगर कोई मुसीबत किसी के ऊपर पड़ जाएगी तो कोई भी साथ नहीं देता है, सब अपने अपने में। तो ऐसा है कि लाइफ जो है, ये जीवन जो है एक संघर्ष है। जीवन किसी को दोबारा नहीं मिलता है, लेकिन जीवन से खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि उनको भी लगे कि हम किसी को तड़पाएंगे, हम किसी को ऐसी दर्दनाक मौत देंगे तो इससे भी दर्दनाक मौत हमें भी मिल सकती है।